नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। आज तीसरे चरण का मतदान जारी है और चौथे चरण की तैयारी भी चल रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है जो यूपी के चुनाव की दिशा बदल सकता है। प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की लाल रंग की टोपी पर अटैक किया और आज उनके निशान यानी समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल पर, और इसके लिए उन्होंने आज आतंकवाद का मुद्दा उठाया। हरदोई की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद ब्लास्ट का केस उठाते हुए कहा कि पहले आपको वो दिखाते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है और अखिलेश यादव ने उसका क्या जवाब दिया है। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, अखिलेश ने भी इसका क्या जवाब दिया है, आपको एक बार सुनवा देते हैं। लोकसभा में जब मैं सांसद था, जब पाकिस्तान के जनरल आए थे जिन्हें राष्ट्रपति का बनने का मौका मिला था, मैंने अपनी आंखों से सेंट्रल हॉल में देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो थे वो लगभग पैर छूने के लिए आगे बढ़ रहे थे, इतने झुके हुए मुझे दिखाई दिए। तो आखिरकार फोटो तस्वीर ही ये पैमाना बन जाएगी, तो ये बताओ भारतीय जनता पार्टी पे ना क्या क्या आरोप लगेंगे। और मैं तो मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, जो आपके सबसे बड़े अधिकारी हैं, जिस तरह के स्कूल से मैं पढ़ा हूं उसी तरह के स्कूल से वो पढ़े हैं। अगर मैं उनके साथ हूं तो वो भी मेरे साथ हैं। देश के बड़े बड़े उद्योगपति जो पैसा लेकर बैंकों के भागे, उनकी तस्वीर किसके साथ है। तो आपने दोनों की बातें सुनी। आज इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल है कि यूपी के चुनाव को देखते हुए तीन बड़े सवाल हैं। पहला यह कि यूपी का चुनाव क्या अब आतंकवाद के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। दूसरा सवाल यह कि आतंकवादियों को लेकर नरम दिल का आरोप जो अखिलेश यादव पर लगाया है, क्या वो उन पर भारी पड़ेगा। और तीसरा सवाल यह कि अखिलेश यादव के पास इस मुद्दे का काउंटर क्या है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। बीजेपी से राजीव जेटली हैं, प्रवक्ता हैं। सत्येंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी से। सतीश प्रकाश जी हैं, बीएसपी के नेता हैं। और अमिताभ भूषण जी हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। देखिए, 7 चरण का चुनाव है। सबसे पहले शुरुआत समाजवादी पार्टी से कर लेते हैं। यादव जी, मोदी जी ने आज सीधे बम का संबंध साइकिल से बता दिया है। क्या यह इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट है? सत्येंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? सत्येंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। बहस की शुरुआत करते हैं। राजीव जी, ये बयान प्रधानमंत्री मोदी का जिसमें साइकिल और बम का सीधा कनेक्शन उन्होंने बताने की कोशिश की है, क्या इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट साबित होगा? आतंकवाद की राजनीतिक पार्टी से आते हो, राजनीतिक पार्टी के अंदर उनके पास दायित्व होता हो, तो एक बड़ी समस्या बन जाती है और बड़ा खतरा होता है हमारे देश के लिए। मिस्टर समाजवाद मतलब आप एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं और आपके घर के लोग बम ब्लास्ट कर रहे होते हैं, मासूम जनता की जान ले रहे होते हैं। इतने बड़े लेवल पे साजिश करी जाती है और आपकी राजनीतिक पार्टियां उस वक्त पे उसकी लीडरशिप आपके साथ खड़ी हो जाती है। हमें समझ नहीं आता था पहले कि ये राजनीतिक पार्टियां आतंकवादियों के साथ क्यों खड़ी होती है।
अरे भाई, जब आप अपनी राजनीतिक पार्टियों में उन लोगों को बड़े बड़े पद दे देंगे, उनके ऊपर अपना कार्यभार छोड़ देंगे, अपनी स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाएंगे, तो क्या वो लोग आपसे डिस्कस नहीं करते होंगे कि हमारा अगली मुहिम क्या होने वाली है, हम किस तरीके का कदम उठाने वाले हैं और आपको हमारे पीछे किस तरीके से खड़ा होना है? ये सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, मुझे एक भी इंसिडेंट ऐसा बता दीजिए जिस इंसिडेंट के अंदर अगर देश के ऊपर कोई आतंकवादी हमला हुआ हो, इन्होंने आतंकवादियों की खिलाफत की हो, हमेशा ये उनके पीछे खड़े हुए नजर आए, उनकी लड़ाई लड़ते हुए नजर आए। तो हम ये एक ही बात कहते हैं कि भाई साइकिल के ऊपर बम है, ये बात उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, गुजरात तक की जनता ने इस बात को भुगता है, देश की जनता ने इस बात को भुगता है। हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, उनके आज तक परिवार वाले अपेक्षा करते हैं कि ये राजनीतिक पार्टियां उनसे माफी मांगे। राजीव जी, अभी हमारा बीएसपी और समाजवादी के प्रवक्ता से संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन आपसे काउंटर सवाल यह है जो अक्सर समाजवादी पार्टी कहती है। सवाल यह है कि क्या विकास, क्या कानून व्यवस्था, क्या सारे मुद्दे फेल हो गए जो आपको अहमदाबाद बम ब्लास्ट का रेफरेंस देकर उसका इस्तेमाल यूपी में जरूरत पड़ी? मैं तो कहता हूं अखिलेश यादव जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और भारतीय जनता पार्टी का जो रिपोर्ट कार्ड है उसको सामने रख के बोले कि इससे बेहतर हमने कभी 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 भी करके दिखाया हो। गन्ना किसानों के लिए किया हो, कृषि के लिए किया हो, बिजली के लिए किया हो, पानी के लिए किया हो, गोरखपुर में जो फर्टिलाइजर प्लांट लगा था उसके लिए किया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया हो। अरे कोई एक बात तो बता दीजिए हमें। इसीलिए मैं बोल रहा हूं उत्तर प्रदेश तो अपनी दिशा में चल रहा है, विकास की दिशा में, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी वर्कशॉप में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती हैं, अपनी वर्कशॉप में ये बताती है किस तरीके से लोगों को धर्म के आधार पर बरगला के एक धर्म विशेष को कहीं आगे बढ़ा करके गैर कानूनी। रुकिए सर, अब एक बार जरा यादव जी के पास चल देते हैं। सत्येंद्र यादव जी, आपकी पार्टी पर बहुत बड़ा आरोप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया है, साइकिल का सीधा संबंध बम से बताया है, क्या पक्ष है आपकी पार्टी का? तो सत्येंद्र जी से अभी तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजीव जेटली जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मंच से कि इस तरीके से समाजवादियों का संबंध आतंकवादियों से है, तो क्या यह सीधे तौर पर कहना जायज होगा कि अब इसी मुद्दे के आसपास बीजेपी की रणनीति रहेगी? देखिए, बीजेपी की रणनीति नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता की रणनीति रहेगी। उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षा चाहती है, विकास चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है गुंडा मुक्त प्रशासन और शासन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है मैं उन बाहुबलियों से दूर रहूं जिन बाहुबलियों की वजह से हमारी बहन बच्चियों को खतरा हुआ करता था। अब ये दिखाइए, इन्होंने तो, हमने सोचा था ये पश्चाताप का वक्त होगा, माफी मांगी जाएगी और कहा जाएगा हमारी राजनीतिक पार्टी में कुछ परिवर्तन आए हैं। अब इन लोगों ने तो उन जेल में बैठे लोगों को भी टिकट देकर के चुनाव लड़वाने की बात कर दी है। जेल की सलाखें पकड़ के रो रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, अखिलेश भैया बाहर निकालिए, अखिलेश भैया सरकार बनाइए, हम तभी बाहर निकल पाएंगे जब आपकी सरकार बनेगी। अगर योगी जी रहे तो जो बचे हुए लोग हैं, जो बिलों में छुपे बैठे हैं, वो भी जेल की सलाखों के अंदर होंगे। उनकी तो असली लड़ाई है, उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई नहीं है। केवल एक ही बात की लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव का बयान आपने सुना? अखिलेश यादव का बयान आपने सुना? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान के एक जनरल आए थे तो उनकी तस्वीरें भी बीजेपी के नेताओं के साथ है। यह काउंटर दिया गया है जब आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश के साथ है। तो यह तर्क कहां तक आपको लग रहा है कि सही है, या इससे भी आगे एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं? नहीं, अखिलेश जी अभी तो कह रहे थे मैं पता नहीं कहां से पढ़ के आया हूं, किसी फॉरेन कंट्री का नाम ले रहे, मिलिट्री स्कूल की बात कर रहे थे सर। वो इतनी भी अगर पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तो मुझे लगता है ये थोड़ी शर्म की बात है। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश से आता है तो वो डिप्लोमेट के तौर पे आता है, उसको डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल दिया जाता है। ये अखिलेश यादव जी को शायद मुझे लगता है पढ़ाई में कभी कमी रह गई होगी, तो डिंपल जी से उनको पूछना चाहिए हर बात बोलने से पहले। मैंने सुना है कि वो अच्छी पढ़ी लिखी है और समझदार भी है। डिंपल जी से पूछ करके अपने तर्क देंगे, अपनी स्टेटमेंट देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो, दूसरी तरफ हम जो बात कर रहे हैं वो आतंकवाद से जुड़ी बात कर रहे हैं। हम आतंकवाद के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कोई राजनीतिक पार्टी इतनी खुले तौर पर क्या आतंकवादियों के साथ खड़ी हो सकती है? क्या अपने काडर के अंदर उनको जगह दे सकती है? क्या उनको ये कह सकती है कि भाई आप जाइए भारत के अंदर ही, भारत के राज्य के अंदर ही जाके बम ब्लास्ट करिए, वहां पर जाके लोगों की जान लीजिए? अरे ये तो क्षमा याचना का वक्त था, इस वक्त कोई आर्ग्यूमेंट का वक्त नहीं है। सर, अखिलेश यादव का तो कहना है कि तस्वीर तो कोई भी आ सकती है, तस्वीर का मतलब कनेक्शन नहीं है।
उनका तो सीधा तर्क ये है, तस्वीर तो आपके बीजेपी के भी पाकिस्तान के जनरल का जो तर्क दिया कि तस्वीर को वो सबूत नहीं मानते, और आप कह रहे हैं कि वो आतंकवादी योजनाओं तक की रिपोर्ट उन तक जाती थी। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपने जो निर्णय आया है, इस निर्णय में जिनको फांसी की सजा दी गई है, जो लोग इसमें कन्विक्ट हुए हैं, जो कल्प्रिट हैं, मैं उनकी बात कोट कर रहा हूं। ये एजेंसियों ने बताया, हमने तो कभी नहीं कहा था ना। मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी जो है, अखिलेश यादव जी की पार्टी है, उसके अंदर इस तरीके के तत्व पलते हैं। हमने सोचा था सिर्फ जो उसमें दंगाई पलते हैं, उसमें गैंगस्टर पलते हैं, उसमें गुंडे पलते हैं, उसमें बलात्कारी पलते हैं, उसमें जो उत्तर प्रदेश की बर्बादी करते हैं वो दबंग पलते हैं। हम तो ये सोचते थे, हमें नहीं पता था कि उसमें आतंकवादी भी पलते हैं। आतंकवादियों को वहां पर इतनी शय मिलती है। ये जो आपने देखा, कभी कोई मदरसे के अंदर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो ये पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी उनके पक्ष में खड़ी हो जाती है। कभी आपने देखा है, तब भी ये बोलते हैं कि भाई मासूम लोगों के खिलाफ ये है जो कार्रवाई की जा रही है सरकार के द्वारा। आप कम से कम अपना स्टैंड तो क्लियर कीजिए। आप ये तो बोलिए कि जो अभी फिलहाल हमारे पास आपके इन आरोपों का जवाब देने के लिए सत्येंद्र यादव नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क करने की। सवाल यह है कि वो सवाल सुनकर सुनना नहीं चाहते या संपर्क नहीं हुआ। एक बार हम फिर कोशिश करते हैं सत्येंद्र यादव से संपर्क करने की। हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी हैं, बसपा से जुड़ गए हैं। सतीश प्रकाश जी, सर हम आपसे जानना चाहते हैं, मोदी आतंकवाद का मुद्दा उठाते हैं तो क्या यूपी चुनाव की सारी धुरी बदल जाएगी? नहीं, देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी को इस बातों का एहसास होना चाहिए कि उनको अपनी भाषा का इतना स्तर नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये सच है कि आतंकवादियों के आरोपियों को समाजवादी पार्टी ने बाहर किया, उनके ऊपर उनके जो मुकदमे थे वो वापस लिए, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर आतंकवादियों को साइकिल पसंद है तो उन्हीं ऐसे भी मामले इस देश में हैं। साध्वी प्रज्ञा है जो कमल के फूल के सिंबल के ऊपर बाकायदा चुनाव लड़ती है और बीजेपी उनको सांसद बना करके बाकायदा सांसद में भेजती है। और संसद के अंदर अगर मुझे ऐसा लगता है देश के प्रधानमंत्री जी को यह भी क्लियर करना चाहिए कि संसद में अगर आतंकवादियों के खिलाफ कोई कानून लेकर के आते हैं तो ये साध्वी प्रज्ञा जो है, जो ये पक्ष में खड़ी होगी या विपक्ष में खड़ी होगी। देखिए, सुनिए, आतंकवादी का कोई जाति नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। सरकारों के नजरिए में आतंकवादी की कोई पार्टी होती है? आरोप तो आजकल ये लग रहे हैं कि आतंकवादियों की पार्टी, आतंकवादी की कोई पार्टी होती है, जात धर्म नहीं होता। ये तो हमने पहले बहुत बार सुना है, आपने लेटेस्ट बात कही। तो अब सवाल तो ये है ना कि क्या पार्टी है। यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र यादव जी, अगर आप तक मेरी आवाज सुन पा रही हो, मोदी जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि आतंकवादियों को साइकिल पसंद है और सीधे तौर पर साइकिल का संबंध आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? अगर लगता है तो मोदी देश के प्रधानमंत्री है, कोई कमजोर या कोई छोटे आदमी तो है नहीं, बहुत बड़े आदमी है। हिंदुस्तान की पूरी ताकत उनके हाथ में है। मोदी जी ये सब टीवी पे लोगों को दिखा के एक सीन क्रिएट करके एक फिल्म कलाकार की तरह क्यों दिखा रहे हैं? अरे भैया, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? पूरे देश की ताकत आपके हाथ में क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? अगर ऐसा है भाई, पूरे देश की एजेंसियां क्या कर रही हैं? उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? अगर कहीं कोई भनक भी है तो फिर सरकार कर क्या रही है? बेटा भैया, ऐसा क्यों नहीं कर रहे आप? एक्शन लीजिए, इमीडिएटली एक्शन लीजिए। पब्लिक को आप सिर्फ मूर्ख बनाने का काम क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, इन जनता को पता है जिस तरह से एक सीजन आती है, उस सीजन पे जब कोई चुनाव होता है तो आतंकवाद से लेकर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो लोगों को राष्ट्रवाद बताया जाता है और राष्ट्रवाद को सिर्फ कुछ दिन के लिए चुनाव खत्म होने के बाद बस्ते में डाल दिया जाता है। मोदी जी के अलावा बीजेपी में अब इनको पता है कि हार रहे हैं तो दूसरा कोई लीडर नहीं है जिसको लाके थोड़ा डमरू बजाया जाए, जनता को डिस्ट्रैक्ट किया जाए। जनता बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाली है। माननीय अखिलेश यादव प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के नजदीक जा रहे हैं। ये तीसरा चरण है और जनता बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। राजीव जी, समाजवादी पार्टी इस आरोप पर कह रही है कि आपका कोई फॉर्मूला नहीं चल रहा, इसलिए आपको आतंकवाद याद आया है। बुजुर्ग पिताजी को लेकर अपनी विधानसभा में घूमना ये अपने आप में दर्शाता नहीं है आपको कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया? जब उनको अपनी विधानसभा में ही खतरा महसूस हो रहा है कि मैं यहां से नहीं जीत रहा हूं
और पिताजी को लेकर के आए हैं, पिताजी को बस में बिठा करके घुमा रहे हैं। बेचारे वो जनता के साथ इंटरेक्ट भी नहीं करना चाहते, फिर भी उनका हाथ उठा कर जनता की तरफ दिखाया जा रहा है कि देखिए ये मेरे पिताजी हैं मुलायम सिंह यादव जी, इनके नाम पर मुझे वोट कर दीजिए। जो जिस राजनीतिक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही अपनी सीट ना बचा पा रहा हो तो उसके हालात क्या होंगे इसका अंदाजा लगा लीजिए आप। और ये उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बेहतर जानती है किसने आतंकवादियों का साथ दिया, किसने गुंडे मवालियों का साथ दिया, किसने गैंगस्टर का साथ दिया, किसने कब्जे करने वाली फैक्ट्रियां बनाई, किसने हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां बनाई। ये क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने यादव जी से जवाब ले लेते हैं। यादव जी कह रहे हैं कि हम तो जीत रहे हैं, ये तो एक फैक्ट है, इसलिए चुनाव मैदान में आए हैं। जीत रहे हैं आप बताओ। अब तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सवाल यादव जी से है, तक सीमित होकर रह गए। सत्येंद्र यादव जी, बीजेपी कह रही है हम तो जीत रहे हैं। अरे हमारा शीर्ष नेतृत्व तो कहाँ है, हमारे प्रचार के लिए कब आएगा? अब तो अपने कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, उनकी फुर्सत कहाँ है अपनी विधानसभा से? अगर इतना ही था तो विधानसभा से निकलते ना, बाहर जाते प्रचार करते। राजीव जी सत्येंद्र जी को सुन लीजिए एक बार, जेल में बैठे हैं, सत्येंद्र जी को सुन लीजिए। अंदर बैठे हैं, उनको ऐसे मौका नहीं मिल रहा, ऊपर से आपके नेता भी राजीव जी रुकिए, बाहर नहीं निकल पा रहे। रुकिए राजीव जी सत्येंद्र जी बताइए। वो कह रहे हैं कि आपके नेता हार रहे हैं और हमें इस आतंकवाद के आरोप लगाने की जीतने के लिए जरूरत नहीं है, हमने तो तथ्य रखे हैं जनता के सामने। इन्होंने कुछ नहीं रखा है, सब फर्जी है। फर्जी पेपर, फर्जी वादे, फर्जी उद्घाटन, फर्जी शिलान्यास, सब फर्जी काम है। गड्ढे इनके फर्जी, सब ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। नारियल जब मार रहे हैं सड़क में तो पत्थर बाहर आ जाते हैं, जब मोदी जी चले जाते हैं तो पोस्टर नीचे उतरता है तो सब ईटा गिट्टी दिखती है। अरे भैया ये फर्जी बात खत्म करिए। सत्येंद्र जी आपके भाषण जनता सुन रही है। जब यहां डिबेट देखने आती तो उसकी एक उम्मीद होती है कि सवाल किया जाए तो उसका जवाब मिले। बीजेपी की तरफ से तस्वीर का सवाल उठाया जा रहा है। आप क्या सिर्फ फर्जी कहकर इससे बच पाएंगे या ये टैग या अच्छा आप एक बात बताइए, आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूं। केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार से लेके और देश की तमाम एजेंसियां क्या कर रही हैं? क्या सबने चूड़ी पहन ली या खाली टीवी पे दिखाने के लिए चलाते हैं इसको, या खाली करने के लिए कर रहे हैं? एक्शन क्यों नहीं ले रहे? राजीव जी चुनौती दे रहे हैं कि सिर्फ टीवी पे दिखाने के लिए आरोप हैं। आपने क्या किया? केंद्र में आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार, आपने एक्शन क्या लिया बताइए। फांसी की सजा दी जा रही है, अभी बताइए तो सारे देश ने देख लिया। फांसी की सजा दी जा रही है, किन लोगों को दी जा रही है? उन्हीं लोगों को तो दी जा रही है जो आप लोगों के साथ लिप्त है, आपकी पार्टी के पदाधिकारी है। जिसको किसी पार्टी का पदाधिकारी अगर वो आतंकवादी होता है, इससे गंभीर विषय। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश जी की चाहिए थी कि वो माफी मांगते बाहर निकल के, हमसे जो गलतियां हुई हैं। मैं देश की जनता से माफी मांगता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगता हूं, ये बोलना चाहिए था उनको। आज पश्चाताप का दिन था आपका। शैलेंद्र जी क्या इस बयान का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का असर वोट पे भी दिखाई देगा या सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में यह बात खत्म हो जाएगी? देखिए पवन जी, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। मैंने तमाम टेलीविजन डिबेट्स में इस बात का जिक्र किया है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना आवश्यक है, लेकिन विडंबना यह है तमाम विपक्षी दल चाहे आरोप लगाने को लेकर हो या जनता के बीच में वायदे को लेकर हो, इनमें गंभीरता का अभाव दिखता है। एक बात मेरे आंकड़ा रखना चाहता हूं, यदि अहमदाबाद सेशन कोर्ट का फैसला आता है और उसमें 2008 के सीरियल बम ब्लास्ट केसेस में अगर 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है और जिस व्यक्ति को, जिसका पिता समाजवादी पार्टी का ऑफिस बियरर है और जो व्यक्ति कोर्ट में रिप्लाई देता है कि मैं और मेरे पिता समाजवादी पार्टी के सो एंड सो जो पद पर रहे, तो क्या इस तथ्य को ये झुठला सकते हैं? ये किस तरह का नैरेटिव देने का प्रयास कर रहे हैं? मैं तो बड़ा हैरान हूं। जो है इसी पे जवाब ले लेते हैं। सत्येंद्र यादव जी उस हलफनामे का जिक्र कर रहे हैं जिसमें आरोपी ने खुद कहा है कि मेरे पिता समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इस आधार पर मेरी सजा में रियायत की जाए। ये सज्जन जो बोल रहे थे, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये कहीं कोई चोरी चकारी करके आते तो क्या उसकी सजा इनके पिता और इनकी मां को दी जाएगी? क्या उसकी सजा इनके मां और पिता भुगतेंगे? अगर ये कहीं चोरी चकारी करके चले आते हैं तो पहले तो इनको थोड़ा कानून की जानकारी होनी चाहिए। खाली हो करने से कुछ नहीं होता है। आके आप खाली सत्ता सरकार की चापलूसी मत करिए, तथ्यों के आधार पे बात करिए। चापलूसी करनी है तो आप करते रहिए, मुझे ऐतराज नहीं है।
लेकिन आप ये बताइए, क्या आप अगर चोरी चकारी करते हैं उसकी सजा आपके पिता को कोर्ट देगा? बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और प्रतीकात्मक तौर पर जब आपके ऊपर शैलेंद्र एक विषय आ रहा है, जी, इन्होंने इस बात को तो मान लिया है कि बेटे की सजा पिता को नहीं दी जा सकती, ये तर्क दिया जा रहा है। पिता समाजवादी पार्टी में थे, इस बात को कम से कम सत्येंद्र जी स्वीकार कर रहे हैं। अरे किसने कहा कि पिता को सजा दे दो? आप एक सार्वजनिक जीवन में हैं, आप जो एक राजनीतिक दल के मुखिया हैं, यदि आतंकवाद जैसा गंभीर विषय अगर सामने आता है तो क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? जो लगातार आपके ऊपर इस तरह के विषय संज्ञान में आते हैं कि आप कानून को लेकर, आप सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं, आप बताइए। आप प्रदेश में जिस तरह से आपके समय में संगठित अपराध, जो कि मतलब तमाम जो है, चाहे वो डकैती हो, चाहे वो आपका शैलेंद्र जी रुकिए, सत्येंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। सत्येंद्र जी, आप कह रहे हो कि बेटे की सजा पिता को नहीं दी जा सकती, तो आम जनता के मन में और मेरे मन में भी ये सवाल है, तो राजनीतिक नैतिकता कहां है? क्या उसकी कोई डेफिनेशन तय की जाए, जिम्मेदारी तय की जाए? अखिलेश जी ने क्या एक बार भी कंडेम किया है? नहीं, आप मत बोलिए सर, सत्येंद्र यादव जी को बोलने दीजिए। सत्येंद्र यादव जी बोलिए। फैसले के बाद का वो है विषय। सत्येंद्र यादव जी को बोल। हो गया आपका? हाँ बोलिए सत्येंद्र जी। आप एक बात बताइए, ये बहुत बड़ी बात है। माननीय मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री, कई बार मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान के एक बड़े नेता हैं। माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और होने जा रहे मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये कैसी बातें, बेतुकी बातें हैं? आपको लगता है उनका आतंकवाद से कोई लेना देना है? आपको लगता है बढ़ावा दे रहे हैं? आपको लगता है उनके घर में आतंकवादी बैठे हुए हैं? ये बात सिर्फ चुनावी है, ये बरसाती मेढक वाली बात है। इस बात को लेके ये घुसे पड़ रहे हैं अपने मोबाइल में। ये भाई साहब, इनसे पूछा जाए ये अभी तक कहां थे अगर इतने ही जानकार है तो? अब टीवी पर चलने लगा तो ये भी आके टीवी में घुसे जा रहे, सुन नहीं रहे किसी की बात। अरे थोड़ा गंभीर बात करिए। देखिए, राजनीतिक दल है, अपनी अपनी बात कहते हैं और सबको कहने का अधिकार है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन आप एक बात बताइए, इस बात में कि किसी व्यक्ति का, आपके पिता का, फिर किसी पार्टी का, फिर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, फिर उसके संरक्षक का, आप क्या बात कर रहे हैं भाई? घटना जिसमें कोर्ट किसी को सजा दे रहा है तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी का नाम ऐसे ही ले देंगे और उसको लेकर आप उसमें जवाब दीजिए सर। जी पवन जी, मेरे जैसा एक छोटा प्रदेश का नागरिक, देश का नागरिक यदि कोई ये सवाल खड़ा करता है तो राजशाही मानसिकता के पोषक लोग तुरंत जो व्यक्तिगत हमले करने लगते हैं। क्या मेरा ये अधिकार नहीं है कि मैं पूछूं राजनीतिक दलों के मुखियाओं से कि आपका इस पर क्या संज्ञान है? और ये मैं बात कह रहा हूं कोर्ट के फैसले के बाद। आपको इसमें हैरानी क्यों है? मैंने तो नहीं कहा कि अखिलेश यादव आतंकवादी है, मैंने तो नहीं कहा कि मुलायम सिंह यादव आतंकवादी है, लेकिन आपके दल में एक आतंकवादी के पिता अगर ऑफिस बीरर हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप जरा बताने का कष्ट करेंगे। और जो तमाम जो है आप सुरक्षा के मुद्दे पर जिस तरह से आप सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हैं, एनसीआरबी के डाटे का हवाला देते हैं, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में जो संगठित अपराध हैं इस कार्यकाल में उसमें 30 से लेकर 55% की गिरावट आई है? चाहे वो डकैती के मामले हो, शैलेंद्र जी, चाहे वो रेप के मामले हो। सत्येंद्र यादव जी, इनका कहना है कि इन्होंने कहीं नहीं कहा कि अखिलेश आतंकवादी हैं, मुलायम सिंह आतंकवादी हैं। इनका सिर्फ इतना कहना है कि ऑफिस बेयरर यानी वो समाजवादी पार्टी के पद पर बैठे थे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप क्या कहेंगे? इनसे जरा ये पूछे कि उस ऑफिस बेयरर का कोई प्रमाण पत्र है इनके पास? जरा मुझे दिखाएं। ये तो लेके आए होंगे प्रिंट आउट, दिखाइए। मैं हवाला दे रहा हूं उस आतंकवादी के हलफनामे का कोर्ट में। मैंने हवाला दिया उस आतंकवादी के स्टेटमेंट का कोर्ट में। आप उस बात को इग्नोर करिए। आप अरे आपके पास कोई प्रमाण पत्र है इसका? खाली टीवी पर सोशल मीडिया पढ़ के चले आते सर। आप मैंने कोर्ट की प्रोसीडिंग का हवाला दिया है आपको। मैंने कोर्ट की प्रोसीडिंग का हवाला दिया है आपको। आप उसको कंडेम करिए। आपको पार्टी की चापलूसी करनी है, करिए। आप उसके लिए आजाद है। जब जवाब नहीं है तो व्यक्तिगत हमले करना ये आपकी राजशाही मानसिकता का परिचायक है कि आप एक आम आदमी की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। शैलेंद्र दुबे जी इस बात का हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने कोर्ट का एक डॉक्यूमेंट दिया, तो मैं
सत्येंद्र यादव जी से पूछता हूं कि वो डॉक्यूमेंट क्या कोई मायने नहीं रखता, और अगर नहीं रखता है तो आगे के चुनाव में समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी, या पूरे 4 दौर आप यही बताते चले जाएंगे कि हम आतंकवादी नहीं, हमारा आतंकवादियों से संबंध नहीं? क्या इससे चुनाव जीत पाएंगे? आपकी बात मैं समझ गया। सीधी सी बात है, ये तो सोचना। तो आप एक बात कि किसी भी न्यायालय में कोई कागज जब प्रेजेंट किया जाता है तो उसकी पुष्टि कितने दिन में होती है, आप ये बताएं। इसी तरह से कोई भी कागज, कोई भी बातचीत, ये सिर्फ चुनावी है। और आज वोटिंग 5 बजे खत्म हो जाएगी और ये 5 बजे के बाद ये भी खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बरसाती जितने मुद्दे हैं, ये मुद्दे सिर्फ शाम को 5 बजे तक है, उसके बाद ये कोई मुद्दा नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि शाम 5 बजे तक है। जरा सतीश जी से पूछ लेते हैं। सतीश जी, क्या यह मुद्दा आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा, या आपको लग रहा है कि इस मुद्दे की गूंज 7 चरण तक सुनाई देगी? नहीं, देखिए, एक उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह का गठबंधन दिखाई दे रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन पिछले 1 साल से चला रहा है। बीजेपी के तमाम लीडर, राजीव जेटली जी हमारे बड़े भाई हैं, कि तमाम लीडर्स ये कह रहे हैं कि या तो वोट हमको दीजिए, और अगर बीजेपी को आप वोट नहीं देना चाहते तो एक बड़ा पार्टी है जिसका एड्रेस हम आपको बता रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी है, उसको वोट दीजिए। और उसको वोट इसलिए दीजिए कि हमारा चुनाव समाजवादी पार्टी से है। ये अलग तरह का गठजोड़ है। देखिए, राजनीति में शुचिता बनी रहनी चाहिए और राजनीति में कुछ मानक भी तय होने चाहिए, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।